चलिए एक ऐसी तकनीक की बात करते हैं जो इतनी शक्तिशाली है कि इसने सचमुच नक्शों को बदल दिया, पूरे साम्राज्यों को उलट दिया और हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। और शायद आज आपने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ छपाई की, और हम देखेंगे कि कागज पर स्याही डालने के इस सरल कार्य ने किस तरह सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। आपके पास किताबें, पत्रिकाएं, पोस्टर, यहाँ तक कि पानी की बोतल का लेबल भी है। छपाई इतनी बुनियादी है, हमारे जीवन में इतनी रची बसी है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। लेकिन आप जानते हैं, वो दुनिया भी मौजूद थी। छपाई से पहले हर एक किताब एक कलाकृति थी, हाथ से शब्द दर शब्द कॉपी की गई पांडुलिपि। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितना समय और लागत लगती थी? ज्ञान ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप गूगल पर खोज सके, यह एक खजाना था, मठों और शाही दरबारों में छिपा हुआ। वास्तव में केवल कुछ चुनिंदा विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही सुलभ था। तो इस दुनिया को बदलने वाले विचार का स्रोत कहाँ से आया? आप शायद सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत यूरोप से हुई होगी, लेकिन असल में इसकी पहली चिंगारी बहुत पहले पूर्वी एशिया में उठी थी। हमारी कहानी चीन, जापान और कोरिया से शुरू होती है, जहां बड़े पैमाने पर संचार की दिशा में पहले कदम चुपचाप उठाए जा रहे थे। इसकी शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन अद्भुत विधि, लकड़ी के ब्लॉक से छपाई से हुई। 594 ईस्वी में चीन में कारीगर एक ही लकड़ी के ब्लॉक पर पूरे पृष्ठ का पाठ उकेरते थे। इसे एक विशाल, जटिल मुहर की तरह समझिए। ये तकनीक बौद्ध मिशनरियों के साथ जापान पहुंची, जहां से हमें आज भी मौजूद सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तकें 868 ईस्वी का डायमंड सूत्र प्राप्त हुआ। 13वीं शताब्दी तक यह विधि कोरिया में अपने चरम पर पहुंच गई, जहां त्रिपिटक कोरियाना नामक बौद्ध धर्मग्रंथों का विशाल संग्रह इसी मूल तकनीक से मुद्रित किया गया था। तो चीन में छपाई इतनी तेजी से क्यों फैली? दरअसल मांग का माहौल बिल्कुल अनुकूल था। विशाल शाही सरकार को अपनी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भारी मात्रा में पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता थी। व्यापारियों को अभिलेख रखने और व्यापार के लिए इसकी आवश्यकता थी। और उस समय एक नई उभरती हुई शहरी संस्कृति कहानियों, कविताओं और नाटकों के लिए तरस रही थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि छपाई केवल शक्तिशाली पुरुषों के लिए ही नहीं थी। इसने पाठकों के पूरे नए समुदाय बनाए, जिनमें धनी महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने वास्तव में अपनी रचनाएं लिखना और प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। छपाई सचमुच समाज के ताने बाने में बुनी जा रही थी। चलिए अब यूरोप की ओर रुख करते हैं। सदियों से छपाई का विचार धीरे धीरे रेशम मार्ग के रास्ते पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब यह अंततः वहां पहुंचा तो इसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला था। एक ऐसा बदलाव जो ज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी क्रांति लाएगा। कहा जाता है कि मार्को पोलो लगभग 1295 में चीन से लकड़ी के ब्लॉक से छपाई का ज्ञान इटली लेकर आए, और ये लोकप्रिय भी हुआ, लेकिन मुख्य रूप से ताश के पत्तों या धार्मिक चित्रों जैसी चीजों के लिए। हालांकि एक बड़ी समस्या थी, यूरोप में पुस्तकों की मांग तेजी से बढ़ रही थी और हर एक पृष्ठ के लिए एक नया लकड़ी का ब्लॉक तराशना बहुत धीमा था। उन्हें एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत थी, और वो क्रांतिकारी बदलाव एक ऐसे व्यक्ति से आया जिसका नाम जोहान्स गुटेनबर्ग था। देखिए, वे वाइन और ऑलिव प्रेस मशीनों के बीच पले बड़े थे और उन्हें एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने प्रेस के विचार को चल धातु के टाइप के साथ जोड़ा, यानी ऐसे अक्षर जिन्हें आप व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित कर सकते थे। ये स्लाइड आपको अंतर को पूरी तरह से दिखाती है। एक तरफ एक लेखक धीरे धीरे सावधानीपूर्वक हाथ से एक किताब की नकल कर रहा है, और दूसरी तरफ गुटेनबर्ग की प्रेस है, जो उतने ही समय में सैकड़ों प्रतियां निकाल सकती थी। यह महज एक सुधार नहीं था, यह एक पुनर्तः क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो हम किस हद तक इस परिवर्तन की बात कर रहे हैं? चलिए इसे समझते हैं। छपाई के पहले 50 वर्षों में यूरोप में लगभग 2 करोड़ किताबें छपीं। ये संख्या यूरोप के सभी लेखकों द्वारा पिछले 1000 वर्षों में उत्पादित पुस्तकों से कहीं अधिक थी। लेकिन रुकिए, ठीक एक सदी बाद ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ हो गई। ये केवल एक क्रांति नहीं थी, बल्कि सूचना का एक अभूतपूर्व विस्फोट था। ठीक है, तो लाखों करोड़ों किताबों के अचानक पूरे महाद्वीप में फैल जाने से सब कुछ बदलने वाला था। इस छपाई के विस्फोट ने न केवल अधिक पाठक पैदा किए, बल्कि इसने धर्म, विज्ञान और राजनीति में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म दिया। और इस नई तकनीक की शक्ति को सही मायने में समझने वाले पहले लोगों में से एक मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन भिक्षु थे। उन्होंने इसे केवल किताबें बनाने वाली मशीन के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे परिवर्तन के लिए एक दिव्य साधन के रूप में देखा। जैसा कि उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, छपाई ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। और क्या वे इस उपहार का उपयोग यूरोप की नींव को हिला देने के लिए करने वाले थे? तो ये सब शुरू हुआ सन 1517 में। लूथर ने अपने प्रसिद्ध 95 शोध प्रबंध प्रकाशित किए। पुराने जमाने में जब लेखक लिखते थे, कैथोलिक चर्च की यह आलोचना शायद एक स्थानीय बहस तक ही सीमित रहती, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण ये 16वीं सदी की तरह तेजी से फैल गई। कुछ ही हफ्तों में इसकी प्रतियां पूरे जर्मनी में और जल्द ही पूरे यूरोप में फैल गईं। पहली बार किसी एक व्यक्ति के विचार उन अधिकारियों से भी तेज गति से फैल सके जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे।
इसी घटना ने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की, चर्च में एक बड़ा विभाजन पैदा किया जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। ये सब छपाई की अविश्वसनीय गति के कारण संभव हुआ, और यह क्रांति केवल धर्म तक ही सीमित नहीं रही। ज्ञानोदय काल के दौरान विद्वानों का मानना था कि छपाई राजाओं और रानियों के साथ भी वही कर सकती है जो उसने चर्च के साथ किया था। उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मर्सियर ने चुनौती देते हुए कहा कि छपे हुए शब्दों की शक्ति हर जगह के तानाशाहों को कांपने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को तर्क और स्वतंत्रता की लड़ाई में अंतिम हथियार के रूप में देखा। दरअसल कई इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति की सफलता में छपाई को एक अहम भूमिका निभाते हुए देखते हैं। सबसे पहले इसने स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़े इन क्रांतिकारी विचारों को दूर दूर तक फैलाया। इससे एक बिल्कुल नई दुनिया का निर्माण हुआ, एक ऐसा सार्वजनिक मंच जहां आम लोग कॉफी शॉप और सैलून में बैठकर इन विचारों पर बहस कर सकते थे और हर बात पर सवाल उठा सकते थे। जल्द ही यह बहस राजशाही और चर्च की खुली आलोचना में बदल गई, जिससे उनकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। छपाई ने न सिर्फ क्रांति की खबरें दी, बल्कि कई मायनों में इसने वो बौद्धिक माहौल भी बनाया जिसने इसे संभव बनाया। अब ये क्रांतिकारी शक्ति सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे यूरोपीय साम्राज्य फैले वे अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस भी ले गए। और अब हमारी कहानी भारत की ओर मुड़ती है, जहां ये तकनीक की गाथा में एक बेहद दिलचस्प और जटिल भूमिका निभाएगी। सामाजिक सुधार और राष्ट्र के जन्म। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ गोवा में आई थी। लगभग 200 वर्षों तक इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों के लिए किया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में के आगमन के और फिर राम मोहन रॉय के संवाद कम्युनिटी जैसे भारतीय भूमि संबंधी पत्रों अंततः सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, और यहीं से औपनिवेशिक भारत में वास्तव में दिलचस्प मोड़ आता है। एक ही तकनीक का उपयोग दो बिल्कुल विपरीत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। अंग्रेजों के लिए प्रेस प्रशासन, प्रचार और अपनी संस्कृति के प्रसार के लिए नियंत्रण का एक साधन था, लेकिन भारतीय सुधारकों और राष्ट्रवादियों के लिए ये ठीक विपरीत था। यह मुक्ति का एक साधन था, सामाजिक मुद्दों पर बहस करने का, औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने का और एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना का निर्माण करने का। इसका सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक था, तीखी सार्वजनिक बहसों को जन्म दिया, धार्मिक रीति रिवाजों से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक, हर विषय पर, जिससे लोगों को वो आवाज मिली जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। ज्योतिबा फुले और ब्रॉम्बिटकर जैसे सुधारकों ने जाति व्यवस्था के अन्याय पर जोरदार प्रहार करने के लिए छपाई का इस्तेमाल किया, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छपाई ने राष्ट्रवाद के विचार को कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग के हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया, जिससे एक एकीकृत भारतीय पहचान बनाने में मदद मिली। 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च द्वारा पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास से लेकर 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाने के कानूनों तक एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। जहां भी मुद्रित शब्द फैला, नए विचारों को आवाज दी और व्यवस्था को चुनौती दी। सत्ता में बैठे लोगों ने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। निरंतर खींचतान है शब्द की शक्ति और उस शब्द को नियंत्रित करने की इच्छा के बीच, और यही हमें आज के समय तक ले आता है। प्रिंटिंग प्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है, पैम्फलेट अब वायरल पोस्ट है। ये तकनीक बिल्कुल नई है, लेकिन मूल संघर्ष बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ, क्या आज सूचना का प्रवाह वास्तव में स्वतंत्र और अनियंत्रित है, या नियंत्रण के तरीके एल्गोरिदम और गुप्त तंत्रों के पीछे छिपकर और भी चालाक हो गए हैं? ये रस्साकशी अभी खत्म नहीं हुई है।